हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स फीमेल जो कि 29 जून 2021 को हुआ था। और ये रहेगा पार्ट 7 जिसमें हम डिसिप्लिन 7 डिस्कस करेंगे। तो डिसिप्लिन 7 का क्वेश्चन 1 है, द ऑपरेटर जाई स्टार डी ऑपरेटर है कोई यहाँ पर, और जाई वेव फंक्शन है और वॉल्यूम के अराउंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड इट इज इक्वल टू डी ऑफ जाई में। यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है इनटू में जाई स्टार, मतलब कि आप ये देखिए ये जो स्टार है इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब डी ऑपरेटर पहले आ गया है और ये जो ऑपरेटर है अब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस वाले वेव फंक्शन पर, इस पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि दोनों चीज़ इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं हम हार्मिशियन फंक्शन। हार्मिशियन ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब ये हार्मिशियन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल कंसिक्वेंसेज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले आपको बता देता हूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तीन तरह के होंगे। जैसे एक तो आपको पता ही होगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज एच क्रॉस, या फिर आप इसको मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में। आप मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मतलब एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते दोनों को। एक होता है एनर्जी और टाइम के रेस्पेक्ट में, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कौन सा नोटेबल कंसिक्वेंस नहीं है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो पहला है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड इन क्वांटम फिजिक्स। देखो क्वांटम फिजिक्स में अनसर्टेन प्रिंसिपल से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अच्छे से डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पोजीशन डिफाइन कर देंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नहीं पता कर पाएंगे सही से, और वेलोसिटी अगर अच्छे से पता चल गई तो उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें ये एक नोटेबल कंसिक्वेंस नहीं है। आंसर हमारा यही होगा, बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। द पाथ ऑफ पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड इन क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, हम पार्टिकल के पाथ को डिफाइन ही नहीं कर सकते। सेकंड है, एटॉमिक ऑसिलेटर पास अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी इवन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो आपने पोटेंशियल वेल पढ़ा होगा, स्क्वायर वेल पढ़ा होगा, तो उसमें अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 1 भी हो जाए तो भी ग्राउंड एनर्जी कुछ ना कुछ रहती है। ठीक है, तो इसको मतलब ये इसी को जो ग्राउंड एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बिल्कुल जीरो भी हो तब भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, तो वो भी हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही पता चलता है। फॉर द इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो ये चीज़ भी हमें अनसर्टेन प्रिंसिपल मतलब पोजीशन से ही पता चल पाती है, पोजीशन और मोमेंटम का जो अनसर्टेन प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड इन क्वांटम फिजिक्स। तो ये चीज़ हम अनसर्टेन प्रिंसिपल से डिफाइन नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजेस। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। कैन बी डिक्रीज, नो। कैन नेवर डिक्रीज, कैन बी इन्फिनिटी, कैन बी जीरो। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो मैंने क्या कहा कि हमेशा इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज कर ही नहीं सकती कभी भी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कैन नेवर डिक्रीज, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी, हमेशा इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो डिसऑर्डर है पूरे यूनिवर्स का वो हमेशा इंक्रीज करता है, उसी को एंट्रोपी बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस को, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। देखो जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट इसके एलिमेंट में लिख रहा हूँ A11 A12 A13। देखो मान लेते हैं कि कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें जितने एलिमेंट इस तरफ है उतने एलिमेंट इस तरफ होंगे, या फिर कह लो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, जितने रो उतने कॉलम, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके डायगोनल का जब आप सम करोगे तो वो इसके ट्रेस के बराबर आता है, और अगर आप इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे A1 मल्टीप्लाई बाय A22 मल्टीप्लाई बाय A33, तो रिप्रेजेंट करता है उसके एक्चुअली लैम्डा 1 हम लेते हैं आइगन वैल्यू, लैम्डा 2 लैम्डा 3। मान लो इसकी कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को। फिलहाल हमें बता रहा था कि सम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सम रिप्रेजेंट करेगा ट्रेस को। नेक्स्ट है आइंस्टीन की फेमस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जितने भी लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, अगर मान लीजिए आपके पास इनर्शियल फ्रेम है, मतलब कि एक ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में मान लीजिए एक्सीलरेशन
जीरो है, तो जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो सभी फ्रेम में सेम रहेंगे। तो हमें बताना प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिफरेंट, नहीं डिफरेंट नहीं होंगे। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको नोट भी कर लें। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट शुड बी सेम इन ऑल यूनिफॉर्मली मूविंग सिस्टम। ऐसा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो सकती है। द स्पीड ऑफ लाइट हैज सेम कांस्टेंट वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं होती, वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है मीडियम पर। तो हमारा सही स्टेटमेंट होगा द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये कहती है कि जैसे आपके पास कोई वेव फंक्शन आई, ठीक है, ई ऑफ चाई, जब आप इसको फाइंड करोगे तो वो आता है -h²/2m, और डबल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन प्लस में उसकी जो पोटेंशियल है जब आप उसको ऑपरेट कर रहे हो वेव फंक्शन पर, तो ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगी डबल डेरिवेटिव आएगा। पहली बात तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव इसमें तो नहीं आ रहा है तो इसको हटाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल के साथ सिर्फ वेव फंक्शन होगा, तो पोटेंशियल के साथ वेव फंक्शन इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। और देखो माइनस भी आएगा, तो इसमें माइनस नहीं है, उसको रिमूव करो, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए। बचे हमारे पास ऑप्शन 1 -h²/2m डबल डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन प्लस v वेव फंक्शन इंटू में इक्वल टू एनर्जी साई। एनर्जी यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी जो कि बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। पहले मैं आपको बता देता हूँ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसका एक एग्जांपल। सपोज कीजिए आपके पास कोई चार्ज क्यू है, अब आप इस पर कहीं पर भी देख लीजिए किसी पी पॉइंट पर, लेट आर सेपरेशन है यहाँ पर, या ये पॉइंट पी अगर इस तरफ है लेकिन सेपरेशन आर है, एंगल भले ही यहाँ से कुछ भी हो, ये पॉइंट पी यहाँ पर है, आर सेपरेशन है, तो उसको जो पोटेंशियल होगा आप किसी भी तरफ देख लो इसके अराउंड में, सराउंडिंग में, तो अगर आपका आर सेम है तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर, या कह लो कि v इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो ऐसा पोटेंशियल जो कि सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस एंगल पर देख रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, आर पर, यानी कि पोजीशन पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द रेडियल कोऑर्डिनेट आर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने आपको बताया सिर्फ रेडियल आर पर डिपेंड करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर नहीं है क्योंकि फॉल्स लेना है हमें। सेकेंड है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट फाई। तो ये बात भी ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है, एंगल तो नहीं आ रहा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है इट डिपेंड्स ऑन पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा, मतलब थीटा पर डिपेंड करती है क्या, तो थीटा पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है। जो पोटेंशियल है स्फेरिकल सिमेट्रिक वो सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन पोलर कोऑर्डिनेट, नहीं पोलर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करती, तो स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द रेडियल कोऑर्डिनेट आर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट फाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जब आप स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लेना, इससे बिल्कुल डिफाइन हो रहा है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, आपको बताना है। तो प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है तो हम कहते हैं कि लाइट क्या है, एक पैकेट है फोटोन्स का, और वो फोटोन से किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फोटोन यहाँ पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन जाई। देखो वेव फंक्शन, हम बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, पहली बात तो जो वेव फंक्शन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उसकी हर एक पॉइंट पर सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और उसका जो डेरिवेटिव है और वो खुद वेव फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हर जगह पर। तो वो उसकी बाउंड्री कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है वेव फंक्शन, तभी हम किसी फंक्शन को वेव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला स्टेटमेंट है जाई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो बिल्कुल सही, तो उसी से तो हमें पता लगेगी कि उसकी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको फाइंड करने की, तो स्टेटमेंट सही है। फिर है जाई एक्स शुड बी द आइगन सिंगल वैल्यू फंक्शन। बिल्कुल सही, हमेशा वेव फंक्शन जो होता है उसकी सिंगल वैल्यू होना चाहिए हर एक पॉइंट पर। फिर बोथ जाई एंड जाई
अपॉन डेल एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें बताना कौन सी बाउंड्री कंडीशन नहीं है। फिर है जाई एक्स शुड बी इन्फिनाइट, देखो इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और इसी का मतलब हम अपना आंसर करेक्ट मानेंगे। जब आप वेव फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसमें मतलब प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो इसमें ये सब चीज़ें आप मेंशन करना। नेक्स्ट है अल्फा रेडिएशन रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल क्यों नहीं होते। तो पहले मैं आपको 3 रेडिएशन बताता हूँ, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, आपने पढ़ा भी होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा मतलब यहाँ पर 2He4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, और गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब गामा, क्योंकि आप देखो गामा हाईली एनर्जेटिक होती है, हाईली एनर्जेटिक, तो क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और ये इजीली मेटल से मतलब किसी भी सब्सटेंस से इजीली पेनेट्रेट कर पाती है, पेनेट्रेट मतलब उसके अंदर जा पाती है। तो गामा की हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होती है, हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। आप ये नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया, ये पूछा जाता है बहुत बार कि पेनेट्रेटिंग पावर का ऑर्डर लिखो। जबकि बीटा की मॉडरेट रहेगी पेनेट्रेटिंग पावर, और अल्फा की लोवेस्ट रहेगी, लोवेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। अब क्योंकि इसकी लोवेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर है तो ये ह्यूमन की स्किन के अंदर नहीं जा पाती, रेडियोथेरेपी कैसे कर पाएगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि इट इज़ अनेबल टू पेनेट्रेट ह्यूमन स्किन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी लो पेनेट्रेटिंग पावर, सबसे कम पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा की ही होती है, अल्फा रेडिएशन की ही होती है, तो ये ह्यूमन की बॉडी में अंदर एंटर नहीं कर पाती, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी एक और चीज़ आप ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताया पेनेट्रेटिंग पावर के बारे में। आयोनाइजिंग पावर का इसका उल्टा होगा, जैसे इसकी हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर होगी, हाईएस्ट, इसकी मॉडरेट, और इसकी लोवेस्ट आयोनाइजिंग पावर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर रेंज कवर्ड बाय एन आयरन कंस्टेंटेन थर्मोकपल इज, थर्मोकपल, तो ये एक थर्मोकपल एक तरह का थर्मोमीटर का होता है, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज होगी वो मतलब काफ़ी, रेंज जो होती है वो काफ़ी हाईएस्ट होती है, मतलब कि काफ़ी वेरिएबल होती है। हम ये कह सकते हैं कि -200 से और 760 डिग्री तक इससे हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स तब होगी, मैं मानता हूँ, डिफाइन करते हैं पहले, ए इज सिमिलर टू बी इफ, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए इक्वल टू है पी, बी पी ट्रांसपोज इनवर्स, और बी इक्वल टू है पी इनवर्स ए पी के, तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरा, ए और बी सिमिलर होंगी अगर उनकी आइगन वैल्यू सेम है, तो मतलब कि देन दे हैव दिस, अगर मान लीजिए ए और बी सिमिलर है, देन दे हैव दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड हेंस द सेम आइगन वैल्यू विद द सेम मल्टीप्लिसिटी। और एक और कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी माइनस लैम्डा आई के। अब हमें बताने की कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहला है कि इफ ए इज सिमिलर टू बी, बी सिमिलर टू सी, देन ए मे नॉट बी सिमिलर टू सी। देखो अगर ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है तो सी ए के भी सिमिलर होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी हुई है, ये कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो यही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड हेंस एग्जैक्टली द सेम आइगन वैल्यू इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। यही चीज़ मैंने आपको इस स्टेटमेंट में बता दिया, तो स्टेटमेंट सही है। फिर है ए मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जाहिर सी बात है एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन की, तो वो खुद में भी सिमिलर होगी। और फोर्थ है ए इज सिमिलर टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज सिमिलर टू ए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है सिमिलर मैट्रिक्स की, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि ए भी सिमिलर होगा सी के। तो जब आप सिमिलर प्रॉपर्टीज के नोट्स बना रहे हैं तो इसमें ये चारों स्टेटमेंट लिखना, बस यहाँ पर चेंज कर देना नोट हटा करके, बाकी सब सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। तो देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट 1 में एलसी, ठीक है। और अगर आपको इसको वैसे भी चेक करना है तो आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। मैं बता देता हूँ कैसे डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे। देखो आपको पता होगा आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, मतलब आरसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी। ऐसे एलआर सर्किट में L/R टाइम कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आर से आर कैंसिल होगा, एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, टी के स्क्वायर के। अब देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, t-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, t-1। तो 1/2 पाई रूट 1/LC का भी डायमेंशन फॉर्मूला इतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, 1/LC, एलसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t⁻², और रूट हटा करके कितना बचेगा, t-1। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का है t-1, वही डायमेंशन फॉर्मूला 1/LC का भी आएगा t-1। तो फ्रीक्वेंसी अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ द लाइटेस्ट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन मास इज इतना एंड रेडियस गिवन है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको याद रखना। कोई भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, उसकी डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। और वो होती है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो बस आप ये वैल्यू याद रखो और ध्यान रखना ये डेंसिटी सभी न्यूक्लियस की सेम रहेगी, सेम फॉर एवरी न्यूक्लियस, ठीक है। सभी न्यूक्लियस की यही डेंसिटी रहती है, तो हमारा सही आंसर होगा 2.3 × 10⁻17। लेकिन ये निकलती कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास किसका, जैसे कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में लेट प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन दोनों चीज़ रहती हैं। तो मास हम किसका लेंगे, पूरे न्यूक्लियंस का। तो लेट न्यूक्लियंस का जो मास है वो है mn, ठीक है। अब एक तो न्यूक्लियस नहीं है, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे, एक, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये पूरे न्यूक्लियस का मास। तो एक न्यूक्लियन की मल्टीप्लाई हम कर देंगे टोटल एटॉमिक मास नंबर से, और वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आपको ये रिलेशन तो पता होगा, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, जो कि होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, यानी कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो ए की पावर 1/3 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ m × a अपॉन में 4/3 पाई। जब आप आर की क्यूब, देखो आर की क्यूब अगर मैं यहाँ पर करूँ तो आर नॉट की क्यूब हो जाएगा, और ये पावर 1/3 की क्यूब जब आप करोगे तो सिर्फ पावर 1 बचेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट की क्यूब इंटू में ए से ए कैंसिल होगा, तो रो इक्वल टू कितना आएगा, m3/4 पाई इंटू में आर नॉट की पावर 3। अब देखो यहाँ पर आपको मास भी गिवन था और रेडियस भी गिवन है 1.2 × 10⁻15। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसी से आपका ये आंसर आता है 2.3 10⁻17, और सभी के लिए सेम रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। जबकि रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो सबके लिए सेम नहीं रहेगा, रेडियस एक्चुअली ए की पावर 1/3 पर डिपेंड करेगा। तो रेडियस तो वेरी करेगा सबका, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी। एक्चुअली जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है यानी कि डेंसिटी वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासर्स कैन बी ऑब्जर्व इन मैनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट। मैं पहले आपको क्वासर्स के बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम आंसर देख लेंगे कौन सा होगा क्वासर्स। देखो क्वासर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जिसकी ल्यूमिनिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और मान ली कोई गैलेक्सी है तो उसके सेंटर पे ये पाए जाते हैं, और इसके आसपास में आप देखोगे गैसेस के बहुत सारे स्पाइरल होते हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो J21573602 ये अभी तक डिस्कवर्ड जो किया गया है, जो कि अर्थ से 25 लाइट ईयर दूर है। तो ये एकमात्र ब्लैक होल है जो अभी तक डिस्कवर किया है, वैसे तो बहुत सारे होंगे। और मैंने बताया हाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस में नहीं मिलेगा। तो देखो उसमें इंफ्रारेड मतलब हीट भी रहती है, गामा रेज भी निकलती है, रेडियो वेव्स भी निकलती है, लेकिन विजिबल नहीं होता, इसलिए इसको डिस्कवर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका सही आंसर होगा विजिबल रे। नेक्स्ट है द रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड वेलोसिटी भी। देखो आपको पता है P = मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन जो मास होता है रिलेटिविस्टिक मास वो इस तरह से डिपेंड करता है 1 - v² / c² पर, ठीक है।
तो अगर हमें मोमेंटम लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, m की जगह पर m नॉट आएगा। देखो m नॉट अपन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v, यानी कि नीचे क्या रहेगा, रूट में रहेगा। तो पहली बात तो प्लस तो आएगा नहीं, माइनस रहेगा, तो इन दोनों को हटा दीजिए। फिर माइनस आएगा और रूट में रहेगा, तो हमारा इसमें तो रूट नहीं है, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, विच इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स ट्रू। तो देखो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिर्फ, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फ्रेम है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें ये सही मतलब फिट रहेगा या होल्ड करेगा, लेकिन बाकी में ये फर्स्ट लॉ ट्रू नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा फ्रेम जो कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका सही आंसर होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन गिवन है और आपको उसको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन यहाँ पर और 92 यूरेनियम 235 है, और इससे हमें मिल रहा है 56 बेरियम 141 प्लस क्या मिलेगा देखेंगे अभी, और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अब देखो ये रिएक्शन इसमें एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पर ये है 56 और यहाँ पर ये है 0, तो यहाँ पर मतलब पहले इसका देखो, यहाँ पर 0 प्लस 92, यानी कि टोटल कितना हुआ एटॉमिक नंबर की वैल्यू, जेड की वैल्यू 92। तो यहाँ पर भी जो जेड की वैल्यू आनी चाहिए वो 92 आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पर 56 तो है ही, अब 56 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 92 के, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा, 92 माइनस के 56, तो यहाँ पर आएगा 36। और 36 किसका एटॉमिक मास नंबर, किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टन का, तो हमारा आंसर होगा क्रिप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m ऑफ एटम हैज एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है। सिंस दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज e एंड इज मूविंग इनसाइड द एटम, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा करंट इनटू में एरिया, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। और क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर हम टाइम क्या लेंगे, उसका टाइम पीरियड इनटू में एरिया ए। तो म्यू इक्वल टू, अब चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई लेंगे हम यहाँ पर, टाइम पीरियड, तो जब एक कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड होता है सरकमफ्रेंस अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन में वी, तो यहाँ पर टी को हम लिखेंगे 2 पाई, और यहाँ पर आएगा आर, 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी वी। और देखो ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, तो हमें मिलेगा माइनस के ई इंटू में वी ऊपर जाएगा आर अपॉन में 2। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर क्रॉस पी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस इस तरफ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टेंजेंशियल, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो आप इसको सीधा आर पी साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आर इक्वल टू आर पी। और देखो पी यहाँ पर है लीनियर मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हैं एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं वी आर की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, एल अपॉन में एम बराबर किसका आएगा, वी आर। तो वही वी आर की वैल्यू में चेंज करूंगा, क्योंकि आप जितने भी ऑप्शन देखो उस सब में एल आ रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, तो माइनस के ई अपॉन में 2, और वी आर को लिखेंगे एल अपॉन में एम। तो आप ये फॉर्मूला वैसे डायरेक्टली भी याद रखना, जो म्यू एल है वो कितना आ गया, माइनस के ई अपॉन में 2 इंटू में एम इंटू में एल, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यू मतलब मास के टर्म में होगा, तो हमारा आंसर सही होगा फोर्थ। देखो एक तो माइनस आएगा और ई एल अपॉन 2 म्यू रहेगा, तो इसमें 2 नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, इसमें माइनस नहीं है, 2 भी नहीं है, ये भी गलत, और इसमें माइनस नहीं है, ये भी गलत। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, व्हेन टू ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कैरिड आउट वन आफ्टर अनदर ऑन मैट्रिक्स, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड। मतलब कि हम एक मैट्रिक्स पर दो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसपोजिशन। देखो ये ब्रैकेट कंडीशन है हार्मिशन कंजुगेशन की, और ये इंटीग्रल फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेव फंक्शन है, उस पर आप कोई हार्मिशन ऑपरेट करवा रहे हैं, और वो इक्वल है हार्मिशन कंजुगेट ऑफ जाई, और यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं वेव फंक्शन पर,
तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम बोलते हैं हार्मिशन कंजुगेट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हार्मिशन कंजुगेट।